Hello students, I am Shahnawaz, your physics teacher, and in this video lecture we will continue magnetic effects of electric current with the topics force on the moving charge particle while it is moving in the magnetic field and the force experienced by the current carrying conductor while it is placed in the magnetic field and some applications related to it. स्टूडेंट्स इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करती है। सर हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से भी ये शो हुआ कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या सिंपल टर्म्स में हम ऐसा कहें कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो होता है तो वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा। अलग अलग केसेस कंसिडर किए कि सपोज़ अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या होगा, अगर वो सर्कुलर कंडक्टर है तो क्या होगा, अगर वो सोलेनाइड है तो क्या होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं। इट मीन्स कि अभी तक हमने जो स्टडी की उसमें हमने ये पाया कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सो करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। इट मीन्स सिंपली चार्जेस के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। किसी कंडक्टर के थ्रू अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमारी थ्योरीज को हम थोड़ा सा और एक्सपांड करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से कोई पर्टिकुलर चार्ज अगर जा रहा है, किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज मोशन कर रहा है, मतलब एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है जैसा भी आप अभी देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर जो ब्लू लाइंस और रेड लाइंस है। सो सपोज़ ये जो ब्लू लाइंस ये शो कर रही है कि दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और जो रेड लाइंस है वो बेसिकली चार्जेस के मोशन को शो कर रही है यहाँ पर। तो सपोज़ ये हमारा चार्ज जो है Q, दिस चार्ज इज़ बेसिकली कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच से, मैग्नेटिक फील्ड के बीच से जा रहा है। सपोज़ यहाँ पर देखिए आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो चार्जेस है उन दोनों की डायरेक्शन कैसी, एक दूसरे की परपेंडिकुलर। सो थ्योरीज या एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि जब जब कोई पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, कोई पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल में आप कंसिडर कीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता हुआ अगर जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। इट मीन्स कि ये चार्ज पार्टिकल क्यू जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होता हुआ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा तो वो अपने आप पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड बी। सो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स वो बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम देखते हैं। सो देखिए, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, a force is exerted by the magnetic field a force is exerted by the magnetic field on the charge particle. It has been found that, क्या पता चला, ये बेसिकली जो फोर्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो मोर द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मोर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, जितनी ज़्यादा स्पीड से चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये क्रॉस करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेगी या एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, सेकंड क्या कहता है, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फोर्स भी होगा। ऑब्वियसली एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। अगेन, more the charge on the particle more is a force acting on the it,
जितना ज़्यादा चार्ज होगा पार्टिकल पर, ये जो चार्ज पार्टिकल है जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, इस पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतना ज़्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मीन्स कि फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है B की तरफ से या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से, या फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है चार्ज पार्टिकल की तरफ, चार्ज पार्टिकल पर, वो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू पर या चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। अब क्योंकि चार्जेस की वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी हमें। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ऑल्सो डिपेंड्स बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा। देखिए बड़ा सिंपल सा है, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज अभी ये है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी इसी के पैरेलल है, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्स कुछ और होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स कुछ और होगा। तो इट मीन्स कि पर्टिकुलर चार्ज जो है वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट मीन्स बड़ा सिंपल सा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो ब्लू कलर के लाइन से शो हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक और जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो रेड कलर की लाइन से शो हो रही है, इनके बीच का एंगल कितना है। जैसे यहाँ पर अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, या क्यू की जो वेलोसिटी के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर अभी क्लियरली अपीयरेबल है आपको, ठीक है। जबकि यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। सो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल होगा या फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल होगा, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। तो इसके पहले के जो तीन हैं बेसिकली F इज़ प्रोपोर्शनल टू V, F इज़ प्रोपोर्शनल टू B, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q एंड F इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन सभी को जब हमने कंबाइन किया तो नाउ वी आर गेटिंग द वन मोर इक्वेशन, F इज़ प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, ठीक है, QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हमने हटाया तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया के। SI यूनिट में इस के की वैल्यू नॉर्मली 1 होती है, इसलिए हम इसको हटाते हैं। फाइनली हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है वो मिल रहा है F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा। सो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज़ बेसिकली द इक्वेशन ऑफ फोर्स exerted by magnetic field on the charge particle which is crossing this magnetic field, ठीक है। ये इक्वेशन है उस पर्टिकुलर फोर्स की जो एक्सपीरियंस्ड हो रहा है इस चार्ज पार्टिकल से जबकि वह मैग्नेटिक फील्ड बी को क्रॉस कर रहा है। अब देखिए इस इक्वेशन से हम दो केसेस कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमने इस इक्वेशन की बात की है, इस इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा, तो यहाँ पर सपोज थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इट मीन्स कि बिल्कुल ये वाला केस, कौन सा वाला, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इट मीन्स कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, ठीक है। इन दोनों केसेस में, ठीक, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आपने पुटअप की तो साइन थीटा या साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना हो गया, ठीक, साइन 0 डिग्री कितना हो गया, 0। सो F इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 180 डिग्री हो तो इस केस में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंटी पैरेलल वाला केस है, अभी मैंने इसे 0 डिग्री सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा था, बट एक्चुअली यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन वाइज अगर दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 180 डिग्री है, ठीक है, बट क्योंकि साइन के केस में 180 डिग्री और 0 डिग्री सेम ही होता है इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री के अंदर कंसिडर किया था, बट यू कंसिडर इट नाउ 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री इन दोनों के बीच का है और साइन 180 भी क्या होता है, 0। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री भी कितना होता है, 0। सो यहाँ पर साइन 180 डिग्री भी कितना होगा, 0। सो अगेन फोर्स कितना होगा, 0। तो इट मीन्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पास हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री।
सो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल या फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो ज़ीरो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? जबकि अगला केस अगर हम देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या 270 डिग्री हो जाए, थीटा की डिग्री कितनी, 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में जो होगा वो बेसिकली तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि 270 की वैल्यू होती है -1। सो इस केस में जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू होगी या तो क्यू वी बी प्लस क्यू वी बी या माइनस क्यू वी बी, ठीक है। सो फाइनली अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हमें मिलेगा क्यू वी बी, जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी हमें क्यू वी बी, और ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो फोर्स की ये क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू। सो देखिए इस केस में जब ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इसको इस तरह से क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सीधे परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, तब इस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? सो यहाँ से आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि देखिए फोर्स तभी एक्सर्ट हुआ, चार्जेस पर फोर्स तभी एक्सर्ट हो रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। जब वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा, तब उस पर फोर्स कैसा है, ज़ीरो। लेकिन जब वो उस पर को क्रॉस कर रहा है और पूरा 90 डिग्री पर अगर क्रॉस कर रहा है तो मैक्सिमम होगा, और अगर 90 डिग्री से या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहीं पर अगर क्रॉस करेगा तो वैल्यू उसके फोर्स की ज़ीरो और मैक्सिमम के बीच में होगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली समझने वाला था कि द फोर्स exerted by the magnetic field will only applicable or only will have the effect when the charge particle will cross the magnetic field lines. The charge particle will cross the magnetic field lines. अब अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है या फोर्स इफेक्टिव हो रहा है तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका लेफ्ट हैंड लीजिए, इसका थंब, इसका फोर फिंगर और इसका मिडिल फिंगर आप इस तरह से स्ट्रेच करिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हों, ठीक है। द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब विल बी perpendicular to each other. Stretch the thumb, the forefinger and the central finger of your left hand so that these three are perpendicular to each other. ठीक. So first orient the hand such that forefinger points towards the magnetic field. So first orient the hand such that the forefinger points towards the magnetic field. Then rotate your hand such that the forefinger remains in the direction of magnetic field but the central finger is in the direction of motion of charge particle. Definitely it is a positively charged particle. Clear? Then the thumb points towards the direction of force on the positive charge particle. Clear? आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपने आपके लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है कि इसकी सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड द थंब ये कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ पर इस तरह से आपने पॉइंट किया कि आपकी जो फोर फिंगर है वो फोर फिंगर किसको डिफाइन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और जो सेंट्रल फिंगर है वो सेंट्रल फिंगर चार्जेस के मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, सो फोर्स की डायरेक्शन कौन शो करेगा, थंब। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ से आप समझिए कितना आसान है ये।
सपोज़ आपने आपके लेफ़्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है जैसा भी हमने बताया। आप आपकी फोर फिंगर को रखिए, या सबसे पहले आप आपकी जो फोर फिंगर है उसको इस तरह से रखिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शो हो रही हो। देखिए आप कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने इसको शो किया। देन आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो ऑटोमेटिकली आप उसको इस तरह से रोटेट कीजिए आपके हैंड को कि अब आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करने लगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करने लगे। तब आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। थंब कैसा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप आसानी से किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट होने वाला फोर्स, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस वन, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ डिफाइंड बाय द सेंट्रल फिंगर। सो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी इस तरह से। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी एंड बी। फोर्स जो होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, इनके परपेंडिकुलर ही होगा। देख सकते हैं आप आसानी से, ये बी के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस ये याद रखना है कि ये जो चार्ज है ये आपने पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटेड होता है डायरेक्शन से, और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर आप इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। इट मीन्स कि आप सिंपली ये समझिए कि अगर सपोज़ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो इस केस में ये जो डायरेक्शन है फोर्स की ये अपवर्ड ना होकर क्या होती? डाउनवर्ड होती। अपवर्ड ना होकर डाउनवर्ड होती। सो इसलिए जब भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक्सप्लेनेशन दे तो आप वहाँ पर ये बिल्कुल ज़ोर देकर लिखें कि बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो चलिए, अगर पार्टिकल मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली अब ऐसे अगर बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हो तो डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं करंट की, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्जेस के फ्लो को शो करता है, और यहाँ पर एक चार्ज की बात नहीं होती, यहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्जेस की बात होती है। तो इस तरह का जो चार्जेस का फ्लो है डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यहाँ पर जितने चार्जेस होंगे वो सभी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, जिस तरह से अभी आपके सामने दिया हुआ है कि प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन इट्स पोल्स इज एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हॉर्स मैग्नेट इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसी है? वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो देखिए इस तरह से, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, देन सस्पेंड एन एल्यूमिनियम रॉड पी क्यू। हमने यहाँ पर सपोज ए बी लिया हुआ है, इसे हमने एक एल्यूमिनियम रॉड ली है, या कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एल्यूमिनियम रॉड। आपने एक पर्टिकुलर कंडक्टर रॉड इस तरह से ली हुई है कि उसको आपने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया हुआ है, और इसके दोनों टर्मिनल्स पर आपने क्या किया? बैटरी अप्लाई कर दी। दोनों टर्मिनल्स पर क्या किया? वायर की मदद से बैटरी अप्लाई कर दी। क्या होगा? सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इस बैटरी के साथ, यहाँ पे चार्जेस फ्लो होंगे, ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। करंट किस डायरेक्शन में होगा? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट इस डायरेक्शन में, ये ग्रीन इंडिकेशन दिया हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ऑब्वियसली जो करंट की डायरेक्शन होगी वही पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन भी होगी, तो सपोज़ चार्ज की डायरेक्शन फ्लो होने की ये हो गई, इट मीन्स कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और यहीं पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? इस तरह से ऊपर की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ये पाएंगे आप कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। आप अप्लाई करके देखिएगा, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड की तरफ होगी, ठीक है। वहीं अगर हम क्या करते हैं, अगर सपोज़
करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे, किस तरह से करते कि सपोज़ यहाँ पर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कर देते इस तरफ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। इट मीन्स कि बैटरी की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, तब करंट इस तरह से फ्लो होती, करंट इस तरह से फ्लो होती। अब इस केस में पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन ये होती। इस केस में आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर की तरफ ही है, अब इस केस में आपको ये मिलता कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती वो इस तरह से राइट की तरफ होती, राइट की तरफ होती। तो आप अप्लाई करके देखिएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो होने वाला एक चार्ज या नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज़ करंट पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सेम पिक्चर अभी हमने देखी थी, इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर से, कंडक्टर से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कंडक्टर से जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। अगेन मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक। अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसके अराउंड, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली हम बोल चुके हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू बी। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी सो डेफिनेटली अगेन जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी। कि जितना बड़ा कंडक्टर होगा, जितना ज़्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अगेन सेम चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ बेसिकली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस. So suppose theta is the angle between direction of magnetic field and direction of velocity of charges. So ये जो थीटा होगा, ये थीटा बेसिकली डिफाइन करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड को। सो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगेन यहाँ पर भी आई बी एल साइन थीटा को हम कंबाइन करते हैं। सो फाइनली एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा, या यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो हमें मिलेगा के। सो फाइनली के की वैल्यू अगेन एस आई टर्म्स में 1 होती है। सो वी कैन राइट एफ इज़ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है आपको। ये किसके लिए है, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए है जिसकी लेंथ एल है, जिससे करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके पहले चार्जेस के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एनी डाउट? देखिए यहाँ से भी कंक्लूजन दे सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो रही है, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, सो 0 डिग्री अगर होगा सो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 0 0। इट मीन्स कि यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? सो समझ सकते हैं आप यहाँ से कि अगर यह हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके कंडक्टर को अभी हमने क्या किया था, डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलरली प्लेस किया था। अगर हम ऐसा ना कर इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल प्लेस करते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल प्लेस करते कुछ इस तरह से। देखिए ये भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इस तरह से फ्लो हो रही, और कंडक्टर किस तरह से, इस तरह से, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर ऐसा ना होकर क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम इसको पैरेलल रखते तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फ्लो होने वाले जो चार्जेस हैं उन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल। सो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आपका जो कंडक्टर है वो किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो सिमिलरली हम यहाँ से वही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी थीटा की वैल्यू कैसी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो इट मीन्स कि साइन 0 कितना होगा, 0 डिग्री। सो फाइनली फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो साइन 0 यहाँ पर एक्चुअली साइन थीटा है, ये 0 थोड़ा सा टाइप हो गया। सो यहाँ पर कंसिडर इट साइन थीटा की वैल्यू
अगर ज़ीरो होती साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, कब, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स ज़ीरो होगा, इट मीन्स कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर ज़ीरो होगा। एंड सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जो कि अभी हमने लिया हुआ है, जो अभी हमने कंसिडर किया हुआ है कि इस तरह का हॉर्स मैग्नेट के बीच में से इस तरह से रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और चार्जेस के फ्लो के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितना है, अगर 90 डिग्री है, सो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। इस केस में अगर आप 1 पुट अप करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा F इज़ इक्वल टू बी आई एल, एफ इज़ इक्वल टू बी आई एल, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, सो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। साइन 90 1 है, इट मीन्स कि यहाँ पर F इज़ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। सो फाइनली F इज़ इक्वल टू हो गया बी आई एल, और ये कैसी होगी, ये होगी इसकी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू। ये होगा मैक्सिमम फोर्स exerted by magnetic field on the current carrying conductor through which the current I is flowing and its length is L, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फर्दर एप्लीकेशंस हैं इसके, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के। उसमें से कुछ एक की अगर हम लोग बात करें, सो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्जेस हैज़ बीन यूज्ड टू एसेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का एसेलरेशन मतलब पार्टिकल्स की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए इसका यूज़ बहुत होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जब हम सिग्नल जनरेट करते हैं या फिर कोई डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, सपोज़ किसी कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप को, या आपने देखा होगा आपके घरों में अगर कोई पुराना टीवी होगा, जो बड़ा वाला टीवी होता था, उसको हम नॉर्मली CRT मॉनिटर बोलते थे, वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन का थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एक एप्लीकेशन था, जिससे एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जो था वो स्क्रीन पे आके स्ट्राइक होता था और एक पिक्चर इमेज क्रिएट होती थी। सो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पार्ट एप्लीकेशंस हैं इसके। सो स्पेशली हम इसको कॉमन टर्म्स में ऐसा ही बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को एसेलरेट करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो काफ़ी सारे एसेलरेटर होते हैं मार्केट में अवेलेबल, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, CRT मॉनिटर्स एंड CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप्स। So these devices known as the particle accelerators, by accelerating the charge particles, their kinetic energy is increased, which is used to bombard the न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग करने के लिए, या स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअली रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल है, जहाँ पर भी इस तरह के चार्जेस के एक्सेलरेशन का यूज़ हुआ था, जहाँ से ये पता लगाया गया था कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें एटॉमिक का साइज़ कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, और उसका एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस तरह की एटॉमिक थ्योरीज़ को वेरीफाई करने के लिए भी इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स का या चार्ज पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन का यूज़ होता है, ठीक। Other than it, Earth magnetic field traps charged particles coming from the sun in the region called the Van Allen radiation belts. सो स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स होते हैं। सर वैन एलन जो थे, जो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने 1958 में ये एक पर्टिकुलर फिनोमिना डिस्कवर किया था, जिससे उन्होंने ये बताया था कि सन रेडिएशन में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और जब वो अर्थ में एंटर करते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ की सरफेस तक आ नहीं पाते। सो एक तो वो जो रीज़न थे, उन रीज़न को उन्हीं के सम्मान में वैन एलन बेल्ट्स नाम दिया गया। सो ये वैन एलन बेल्ट्स भी जो है चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन और उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स की थ्योरी को डिफ़ाइन करता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहाँ पर हम इस थ्योरी को शो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा चैप्टर था आज का, बड़ा आसान से टॉपिक्स थे। आप इसको देखिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एट माई व्हाट्सअप। थैंक यू।